अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी राज का 12वां हिस्सा। मैं अपने ख्यालात के ताने बाने जोड़ने में मसरूफ़ था जब फ़ोन की घंटी ने मेरी तवज्जो समेट ली। मैंने रिसीवर उठाकर संजीदगी से हेलो कहा। दूसरी तरफ से फ़ाखरा की आवाज़ सुनाई दी। उसने जोगिया का मखसूस कोड दोहराने के बाद, यानी कि अब फ़ाखरा की आवाज़ में जोगिया मुझसे मुखातिब था। मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो वो कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो दुष्ट जो अभी तक कहीं पाताल में चोरों की तरह बैठा था, अब प्रताप के जिंदा बच जाने के बाद उसको यकीन हो गया है कि कोई शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है, इसलिए वो आपे से बाहर हो रहा है। शेर जब गोली खाकर ज़ख्मी होता है तो फौरी तौर पर भाग जाता है, लेकिन दुश्मन की घात लगाकर बैठता है। रमेश भी उसी ज़ख्मी दरिंदे के अनुसार पागल हो रहा है। उसकी नज़रें अभी तक मेरी शक्ति को खोज नहीं सकती, लेकिन मुझे सामने लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। भूल कर भी कोई गलत कदम मत उठाना, वरना बाजी पलट सकती है। मैंने पूछा, क्या तुम रमेश की कुव्वत से खाइफ हो? उसने कहा, मैंने ये कब कहा? मेरा मतलब ये है कि जब वो प्रताप का गला घोंट रहा था उस वक्त तुम आसानी से उसे मौत के घाट उतार सकते थे। मैंने तिल मिलाकर कहा, अगर ऐसा होता तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता। फ़ाखरा की आवाज़ में फिर कहा गया, पुरस्रार ताकतों पर भी कुछ बंदिशें होती हैं, वो इस एक हद से आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने कहा, और रमेश जो कुछ कर रहा है वो क्या जायज़ है? उसने जरगाम को भी बेगुनाह मार डाला। मेरे वालिद की मौत जो हुई तुम उससे भी नावाकिफ नहीं। सूद का कच्चा धागा जिस पर सफली का गंदा अमल किया गया, मेरे वालिद का सारा खून चूस लिया गया। गुलजार खान को रास्ते से हटाया गया। मेरा ड्राइवर भी हादसे का शिकार हुआ। रमेश की नापाक और गलीज ताकतें क्या कर रही हैं? क्या उस पर कोई बंदिश नहीं? वो कहने लगी कि तुम्हारे मन में जो खलबली है मैं उसे देख रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें शांत रहने का कहूँगा। वक्त का इंतज़ार करो। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगा। धीरज से काम लो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। प्रताप मुझे गुप्ता के बारे में क्या बताना चाहता था? मैंने होंठ चबाते हुए कहा, कौन है गुप्ता? उसका नाम नरेश चंद्र के साथ क्यों जुड़ा है? अंजला देवी का किस्सा दरमियान में कैसे आया? मेरे बाप की पुरस्रार मौत से इनका क्या ताल्लुक है? क्या तुम कुछ नहीं जानते जोगिया, जो सब कुछ मुझसे छुपा रहे हो? तो वो कहने लगा, मैंने तुम्हें शांत रहने को कहा है। मैंने कहा, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या तुम भी शांत रहते? उसने फ़ाखरा की आवाज़ में कहा, ये वक्त इन बातों का नहीं। क्यों इतना ध्यान रखो कि रमेश किसी घायल शेर की तरह सारे जंगल में फिर रहा है। इंतकाम की अगन उसके अंदर जल रही है। दुश्मन तक पहुंचने के लिए वो रास्ते के कांटे भी रौंद सकता है। मैंने पूछा कि जो पुजारी अस्पताल में जख्मी पड़ा है उसका क्या हुआ? फ़ाखरा ने कहा, उस पुजारी को भूल जाओ। वो रमेश के लिए एक हथियार की हैसियत रखता है और हथियार की कोई जुबान नहीं होती। क्या रमेश की नापाक कुव्वतें उसे छोड़ देंगी? प्रताप का क्या बनेगा? वो फिर कहने लगा, तुम भटकने लगे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश हो गया। फिर कहने लगा, दानिश खामोश क्यों हो गए? अब तो असली खेल शुरू हुआ है और तुम अभी से हाथ पैर छोड़ रहे हो। इतनी जल्दी हिम्मत हारोगे तो क्या होगा? मैंने कहा, भाई तुम मुझे मेरे वालिद के कातलों का नाम बताओ। मैं उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने तक पीछे नहीं हटूंगा। घबराओ मत, धीरज रखो, अगर मुमकिन हुआ तो इसका मौका भी आएगा। मैंने आज रात के बारे में तुमसे जो कुछ कहा है उसका ध्यान करो। तुम कोई बहाना करने के बाद शाम होने के बाद घर से निकल जाना। पेपर वेट की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना, और जैसे ही चंद्रमा बीच आकाश पर आए सफ़ेद मोती मुंह में रखना ना भूलना। आज की रात तुम्हारे लिए शुभ है मगर कठिन भी। किसी बात कर हैरत का इजहार ना करना। अपनी जुबान पर काबू रखना। तुमने कोई भूल की तो फिर जोगिया तुम्हें और रमेश के बीच दोबारा नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? मैंने कहा, शाम से निकलने के बाद मुझे कहाँ जाना होगा? जहाँ तुम्हारा मन चाहे, लेकिन बच्चे की आवाज़ पर कान लगाए रखना। आज उसकी किसी बात से इनकार ना करना। वो जैसा कहे वैसे ही करना। मैंने कहा, क्या तुम मेरे पास होगे? मगर दूसरी जानिब से फ़ोन काट दिया गया।
मेरा जहन प्रताप की बातों में उलझा हुआ था। जोगिया ने फाखरा की आवाज़ में जो बातें की थी वो मेरे जहन में गड़मड़ हो रही थी। रमेश के साथ आ जाने के बाद भी मेरे लिए परेशान कुन खबरें थीं। मुझे मालूम था कि जब दीवार गिरती है तो ये नहीं देखती कि उसके नीचे आने वालों पर क्या गुजरेगी। अगर जोगिया के कहने मुताबिक रमेश को इस बात का यकीन आ गया कि कोई ताकत मेरी पुष्टपनाही कर रही है, तो रमेश जवाब में जो कर गुजरता वो कम था। जोगिया की तवज्जो हटाने के लिए वो अपनी काली ताकतों का इस्तेमाल भी कर सकता था। मुझे जहनी अजियत पहुंचाने की खातिर वो फाखरा को भी कुछ कर सकता था। फाखरा का ख्याल आते ही मेरे जहन में खलबली मच गई। मैं मनवाला से तबीयत की नसाजी का बहाना करके घर के लिए रवाना हुआ। जोगिया ने एक मौका पर कहा था कि वो तन्हा नहीं लड़ सकता। उसने सिर्फ मेरी और मेरी माँ की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की थी। फाखरा के बारे में उसने खुलकर कोई बात नहीं की थी। क्या फाखरा रमेश के इताब से महफूज रहेगी? मेरे जहन में ये सवाल मंडलाने लगा। शाम की चाय माँ के साथ पीने के बाद मैं एक दोस्त की शादी का बहाना करके घर से निकला। बच्चे की एक आंख वाला पेपर वेट भी मेरे साथ था, मेरे कोट की जेब में। जोगिया के मुताबिक मुझे सिगार बक्स में सुर्ख कागज में लिपटा हुआ सफ़ेद मोती भी मिल गया, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी दूधिया रंगत पूरी ताप से चमक रही थी। इस वक्त मेरी घड़ी में 6:30 का वक्त था। जोगिया ने कहा था कि मैं शाम घर से निकल जाऊं। उसने कहा था जहां दिल चाहे घूमता रहूं, लेकिन ठीक आधी रात के वक्त जब पूर्णमासी का चांद आसमान के बीच हो, सफ़ेद मोती मुंह में रख लूं। इसके बाद बच्चा जो कहे उस पर अमल करूं। जोगिया के कहने के मुताबिक वो रात मेरे लिए काफ़ी शुभ थी। जोगिया ने कहा था कि रमेश इस बात से वाकिफ़ है कि कोई ताकत मेरी मदद कर रही है। वो ख़तरनाक शख्सियत थी, उसके पास ना जाने कितनी गंदी ताकतें थीं। वो 3-4 जिंदगियां को मौत के घाट उतारने के बावजूद खुलेआम फिर रहा था। जो ताकत मेरे पुष्टपनाही कर रही थी, उसके इल्म में आ जाने के बाद रमेश यकीनन मोहतात होगा। मुझे यकीन था कि वो कोई ओछा वार नहीं करेगा। वो सफली इल्म का माहिर था, सोच समझकर कदम उठाएगा। मुझे ये बात मेरे एक दोस्त ने कॉलेज के ज़माने में बताई थी कि सफली इल्म का जो अमल होता है वो साल में सिर्फ एक बार उस रात होता है जब होली जलाई जाती है। उस रात अमल करने वाला किसी कोरी हांडी में ख़तरनाक बिच्छू और जहरीले हशरात भर देता है। शीशे के नुकीले टुकड़े और बड़ी बड़ी कीलें होती हैं। बरगद की राख भी मिलाई जाती है। फिर अमल करने वाला अपना अमल करके इसे फिजा में छोड़ता है और जानलेवा हांडी दुश्मन के नाम पर उड़ती हुई जाकर उस आदमी से टकराकर पाश हो जाती है। मेरे लिए वालिद साहब की मौत ही सबसे बड़ा सबूत थी। एक 16 फुट लंबा कच्चा सूती धागा किसी इंसान के पूरे जिस्म का खून पी सकता है, ये बात किसी के वहम में गुमान में भी नहीं आ सकती थी। लेकिन खून में रंगे सूत के कच्चे धागे का लाश के करीब मिलना और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को झुटलाया भी नहीं जा सकता था। पुलिस की तफ्तीश भी यही जाहिर करती थी कि फिजारों के जिस कमरे में मेरे वालिद की मौत हुई वो अंदर से बंद पाया गया। कमरे में कोई अफरा तफरी के निशान भी नहीं थे। सारे ज़रूरी कारोबारी कागजात, कीमती घड़ी, चेकबुक और पर्स में मौजूद भारी रकम को भी हाथ नहीं लगाया गया। फिंगरप्रिंट्स के निशानात भी किसी मुजरम की निशानदेही करने से कासिर थे। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा पूरी एहतियात से गाड़ी चला रहा था। जो कुछ मेरे साथ होने वाला था इसका शायद इल्म जोगिया के अलावा किसी और को नहीं था। इस वक्त मैं होशो हवास खो बैठा जब कार वाले हादसे में डॉक्टरों ने मुझे जिंदा पाया था। जो कुछ दूसरों की ज़बानी मुझे इल्म हुआ उस पर मुझे एतमाद करना पड़ा। प्रताप की मिसाल बिल्कुल ताज़ा थी। वो शोला ना भड़कता तो शायद प्रताप भी जिंदगी से हाथ धो बैठा। जोगिया ने यही बताया था। रमेश की गंदी कुव्वतों ने ही रूपनगर में जरगाम की जुबान पर ताले डाल दिए थे। मेरे दिमाग पर बोझ बढ़ा तो मैंने गाड़ी सिविल लाइंस एरिया में एक कैफ़े के सामने खड़ी की और उतरकर अंदर दाखिल हुआ। एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के कप की ज़रूरत थी। मैं अपनी एक कॉर्नर की नशिस्त मुंतखब की जहाँ बैठकर मैं ना सिर्फ कॉफ़ी से लुत्फ़ हो सकता बल्कि बाहर का नज़ारा भी देख सकता। सड़कों पर भागती गाड़ियों और फुटपाथ पर गुजरने वाले लोगों को देखने में मसरूफ़ था जब एक खूबसूरत वेट्रेस की मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? वो मेरे सामने ऑर्डर बुक और पेंसिल थामे खड़ी थी। एक कप हॉट कॉफ़ी, मैंने उस पर नज़र डालते हुए कहा। और कुछ? नो थैंक्स। वेट्रेस मेरा ऑर्डर लेकर चली गई। मैंने फिर जोगिया के बारे में सोचा। उसने आज की रात को बहुत अहम करार दिया था और ये कहा था कि जो बच्चा मुझे कहे मैं उसको मानने का पाबंद हूँ। सफ़ेद मोती को निस्फ रात गए मुंह के अंदर रखने को कहा गया। आम हालात में शायद मैं इन बातों को फजूल समझता, लेकिन जो वाक़यात मेरे साथ पेश आए थे उनकी वजह से मुझे इन बातों को मानना पड़ा।
सर्व करने वाली खूबसूरत वेट्रेस ने कॉफ़ी की ट्रे लाकर मेज़ पर रखी तो मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो गया। कॉफ़ी की उठने वाली भाप और खुशबू मेरे जहन को ताज़ा रख रही थी। इस वक्त भी मैं एक अजीब सी कैफियत से दो चार था जब एक नौवारद मेरे सामने आकर बेतकल्लुफ़ी से बगैर इजाज़त के मेरे सामने बैठ गया, जबकि मेरे आगे पीछे कई कुर्सियां खाली थीं। मुझे उसकी बेतकल्लुफ़ी अजीब सी लगी। मैं संभल कर बैठ गया। फिर मैं उसकी बेतकल्लुफ़ी और बदअखलाक़ी का एहसास दिलाने की खातिर कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश करने लगा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, खाकसार को प्रोफेसर खब्ती के नाम से जाना जाता है। आपको मेरा अपने साथ बैठना नागवार तो नहीं लगा? पहले लगा था, लेकिन आपका खूबसूरत नाम सुनने के बाद। उसने बड़ी डिठाई से कहा, आप शायद मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी ज़िंदगी के फ़लसफ़े पर गौर किया कि जब इंसान दौड़ता भागता है तो उसके पाँव आगे पीछे क्यों हरकत करते हैं, लेकिन कोई जहाज़ जब प्रवास से पेशतर रनवे पर दौड़ता है तो उसके दोनों पहिए एक साथ भागते हैं? मैंने कहा, दोबारा कभी जहाज़ देखूंगा तो मैं गौर करूंगा। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन वो साथ साथ चलते हैं, इंसान की तरह आगे पीछे नहीं दौड़ते। कार के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। मैं अरसा से बेकार हूं, इसलिए मैंने कभी कार पर गौर नहीं किया। मैंने कहा, शायद आपको मुलाजमत की ज़रूरत है। वो पहलू बदल कर बोला, ऐसा भी नहीं, लेकिन मैं अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर यह बात यकीन से कह सकता हूँ कि मुलाजमत वही लोग करते हैं जिनकी अकल मारी जाती है। आपका क्या ख्याल है? एक बात अर्ज करूँ आपसे? मैंने उसे नाखुशगवार अंदाज में कहा। जी फरमाइए। शायद आप गलती से एक ऐसी मेज़ पर बैठ गए हैं जहाँ एक शख्स सुकून से काफ़ी पीने आया है। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे आसपास काफ़ी मेज़ें खाली हैं। खाली मेज़ें और कुर्सियाँ देखकर मुझे इंसान की कम मायगी का एहसास होता है। मैंने उसे तेज़ नज़रों से घूर कर पूछा, क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे? जी नहीं, मैं जहर पीने का आदी नहीं हूँ। क्या मतलब? आप कॉफ़ी को जहर समझते हैं? जिस कॉफ़ी में जहर मिला हुआ हो, दुनिया का हर आदमी उसे जहर ही कहेगा। उसने मेज़ पर कोहनी टिका कर कहा। उसने यही कहा था ना कि आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ भी है और कठिन भी। अब तुम कॉफ़ी छोड़कर वक्त गुजारने की फिक्र करो। तुम्हारे हिस्से की कठिनाइयाँ प्रोफेसर खब्ती भुगत लेगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया हो। मैंने कॉफ़ी के कप से उठती भाप को देखा। अगर जोगिया ने इस नौवारद के जरिए मुझे खतरे से आगाह न किया होता तो मेरी मौत यकीनी थी। रमेश के रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल जाता। मैंने किसी ख्याल के तहत नज़र उठाकर उस वेट्रेस को देखा जिसने मुझे कॉफ़ी दी थी। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, सुंदर नारियां अमृत होती हैं। उनके शरीर में केवल रस भरा होता है, उनका जहर से क्या काम? मैंने कहा, फिर वही चक्कर चला रहा है जो कल तक पाताल में किसी चूहे की तरह छुपा बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, फिर कॉफ़ी का कप मेरे हाथ सामने से उठाकर अपने होठों से लगा लिया। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? अभी तुमने कहा था कि कॉफ़ी में। मैंने उसे टोका। मैंने गलत नहीं कहा था। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम चिंता मत करो, लोहे को लोहा काटता है। तुम केवल अपना ध्यान रखो। जोगिया ने जो आज रात के बारे में कहा है उस पर ध्यान रखो। अब जाओ, सुबह तक के लिए रोज़ा रख लो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जेब से पर्स निकालकर कॉफ़ी का बिल चुकाने की खातिर कुछ नोट मेज़ पर रखे और खामोशी से उठ गया। प्रोफेसर खब्ती वो नहीं था जो नज़र आता था। जोगिया का मखसूस कोड दोहराने के बाद उसने मेरी मेज़ पर आने का मकसद बयान किया, लेकिन एक बात मेरे लिए तशवीश तलब थी। अगर कॉफ़ी में रमेश की ताकत ने जहर मिला दिया था तो फिर प्रोफेसर ने इतने इत्मीनान से वो कप उठाकर होंठों से क्यों लगाया? क्या वो जहर उसकी मौत का सबब नहीं बना? मैंने कैफ़े से बाहर आकर गाड़ी में बैठते हुए एक नज़र उस मेज़ की तरफ डाली जिस पर कुछ देर कबल में बैठा था। मेरा ख्याल था कि प्रोफेसर वहाँ होगा, लेकिन मेज़ खाली थी। मैं वहाँ रुका नहीं, बल्कि गाड़ी स्टार्ट करके शहर की सड़कों पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैं मोहतात था। एक बार फिर मौत मुझे अपनी दबोच में लेते लेते रह गई। मैं महसूस कर रहा था कि रमेश की नापाक कुव्वत किसी साए की तरह मेरे पीछे है। वो मुझे मौत के घाट उतारने की खातिर कांटों पर लौट रहा है। मुमकिन है कि उसने वो मकसद भांप लिया हो जिसकी खातिर जोगिया ने मुझे हिदायत दी थी। जोगिया ने यही कहा था, रमेश की शैतानी ताकतों से बराह रास्त वो टकराने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए वो बिला वास्ता तरीका इख्तियार करने से गुरेज कर रहा था। मैं शहर की सड़कों पर चक्कर लगाता रहा। 11:30 बजे मैंने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोककर टैंक फुल करवाया। फिर मैं दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके
कर रहा था जब अचानक उसी बच्चे की आवाज़ मेरे कानों में आई। मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो, आज अपनी जुबान खोलने की भूल मत करना, वरना फिर मेरा तुम्हारा साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। तुम भी अपने बाप के कातिलों को ढूंढ नहीं पाओगे। मेरी बेचैन रूह भी आसमान की तरफ लौट जाएगी। तुम मुझसे अगर कुछ कहना सुनना चाहो तो मन ही मन में सोचना, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। मैंने दिल ही दिल में उसे मुखातिब करके कहा, तुम कौन हो? तुमने पहले भी मेरे इस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी आवाज़ आई, जल्दी मत करो, तुम सब जान लोगे। मैंने कहा, क्या तुम उस औरत से वाकिफ़ हो जिस पर 2 पुजारी जुल्म ढा रहे थे? मुझे याद है, दराज कद पुजारी ने उस मजबूर और बेबस औरत के जिस्म पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। क्या वो जिंदा है? जलकर खाक हो गई। जब तक वो मुझे नहीं पा लेगी उसके शरीर और आत्मा का संबंध नहीं टूट सकता। बच्चे की आवाज़ आई, तो क्या वो औरत तुम्हारी? हाँ। बच्चे की फिर आवाज़ आई, वो मेरी माँ है, माँ जिसकी खातिर मेरी आत्मा अभी तक धरती पर भटक रही है। क्या तुम उसके पास नहीं जा सकते? मैंने पूछा। नहीं, अगर मैं उसके करीब गया तो पंडित और पुजारी जो उस पर दिन रात कड़ी नजरें जमाए बैठे हैं मेरी आत्मा को जलाकर राख कर देंगे। मैंने मनवाला के साथ कब्रिस्तान में उस बच्चे को देखा था। उसने कहा, ज्यादा बातें बंद करो। उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। सिर्फ वही करो जो जोगिया ने तुमसे कहा है। सफ़ेद मोती निकाल कर मुँह में दबा लो। पूर्णमासी का चांद आसमान के बीच आने का वक्त हो रहा है। मैंने बच्चे की हिदायत पर अमल करने में देर नहीं लगाई। सफ़ेद मोती निकालकर जुबान के नीचे दबा लिया। जोगिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने फिर पूछा। रिश्ते नाते सब झूठे हैं। बच्चे की आवाज़ थोड़ी देर के बाद आई। तुम्हारा और जोगिया क्या क्या संबंध है? वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? शायद उसे मेरी ज़ात से हमदर्दी हो गई है। मेरे और उसके दरमियान भी ऐसा ही रिश्ता है। उसकी कृपा है जो मेरे काम आ रहा है, वरना इस पापी संसार में कौन किसी के काम आता है। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है और वो किसकी कैद में है? पंडित और पुजारी उसकी निगरानी क्यों कर रहे हैं? उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, अपनी गाड़ी कहीं हिफाजत से खड़ी कर दो। मैंने कहा, क्या तुम मेरे बाप के कातिलों को जानते हो? मैंने गाड़ी का रुख एक पार्किंग लॉट की तरफ कर दिया। बच्चे की आवाज़ आई, जोगिया ने कहा था कि समय का इंतजार करो, मैं भी यही कहता हूँ। मैं बच्चे की बात सुनकर खामोश हो गया। मैं अब तुम्हारा हाथ थाम कर जहाँ ले जाऊँगा अपनी जुबान बंद रखना। जब तक मेरी आवाज़ ना सुनो कोई बात मत करना। बच्चे ने कराहती आवाज़ में कहा, पंडित और पुजारियों ने जो मंडल खींच रखे हैं वो बारूदी सुरंगों से भी खतरनाक है। इस बार आग भड़की तो फिर जोगिया भी हमारे काम नहीं आ सकेगा। सिर्फ आंखें खुली रखना और बस। मैंने कहा, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? उसने कहा, जात पात और नाम सब तुम्हारी दुनिया के ढकोसले हैं। फिर बच्चे की हाथों की उंगलियों ने मेरी कलाई के गिर्द अपना शिकंजा सख्त कर दिया। कुछ देर मैं पैदल चलता रहा, फिर मेरे जहन पर गनुदगी छा गई। मुझे ऐसा लगा जैसे शदीद धुंध ने अचानक मेरी पूरी नज़र को धुंधला दिया हो। मेरी आंखें खुली थी लेकिन धुंध की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक बार फिर मेरी कैफियत वैसी हुई जैसे मैं तैर रहा हूँ फिजा में, लेकिन दोबारा जब मेरे कदम ज़मीन से लगे तो धुंध छटी और मैंने खुद को एक वीरान कमरे में पाया। रोशनदान से रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। मैं अब चीज़ों को देख सकता था। वो कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक मुसहरी और 2 कुर्सियों के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मेरी कलाई पर मजबूती से उंगलियां मुझे खींचती हुई एक दीवार की तरफ ले गई जहाँ कोई फ्रेम लटका था। मैं दीवार के करीब पहुंचा तो फ्रेम रोशन हो गया। वो यकीनन किसी जादुई ताकत का नतीजा था जो सिर्फ फ्रेम तक था। एक मामूली सी किरण जो इधर उधर फूटती नजर नहीं आ रही थी। मेरी नज़रें फ्रेम पर थीं। बरसों से उस पर से धूल जमी हुई थी। धूल के सबब मुझे कुछ नक्श वाज़े नहीं नजर आ रहे थे। मैंने तस्वीर पर जमी गर्द साफ करने के बारे में सोचा। मेरी निगाहें फटी की फटी रह गई। मेरे और तस्वीर के दरमियान एक बच्चे का हाथ था जो सिर्फ कलाई तक महदूद था। अचानक जिंदा हाथ में आया। शायद मैं किसी डरावनी फिल्म का मंजर देख रहा था। मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। मेरी नज़र इस हाथ को तस्वीर पर अटी गर्द को जल्दी जल्दी साफ करता देख रही थी। फिर जब तस्वीर के नक्श नजर आए तो वो हाथ नज़रों से ओझल हो गया। मैंने गौर किया तो मेरे अंदर तजस्सुस की लहर दौड़ गई। आंखें धोखा नहीं खा रही थीं। तस्वीर के अंदर जो मर्द नजर आ रहा था वो रमेश के सिवा और कोई नहीं था। तस्वीर में भी उसके गले में मफलर था जो गुलजार खान के मुताबिक उसकी शनाख्त था। उसने साहिल पर भी मफलर हटाकर अपने गले सड़े जख्म से एक कीड़ा निकालकर धमाका किया था। रमेश के साथ तस्वीर में नजर आने वाली एक बहुत खूबसूरत लड़की भी थी जिसकी उम्र 20 साल के लगभग थी। मैंने उसे गौर से देखा।
मेरे जहन के गोशों में कहीं दूर इस तस्वीर से मिलती जुलती एक शक्ल उभरी, लेकिन रमेश की तस्वीर देख लेने के बाद मेरे अंदर सुलगते लावे को ठेस पहुंची, जिसके बायस मैं लड़की की तस्वीर से नज़रें हटाकर अपने दुश्मन को देखने लगा। मेरा दिल चाहा कि बच्चे से खुद को वहां लाने का सबब पूछूं, लेकिन मुझे ख्याल आया कि जोगिया के अलावा इस बच्चे ने भी मुझे ज़ुबान बंद रखने का कहा। मेरी नज़रें रमेश की तस्वीर पर थीं। जैसे मुझे महसूस हुआ कि आसपास कोई सिसकियां ले रहा हो। ये बात तो तय थी कि रोने वाले की आवाज़ के पीछे कोई राज था। वो राज क्या था? मैं अभी सिसकियों पर गौर कर रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरा रोशन हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा खून जैसे जम गया। एक लंबा तड़ंगा पुजारी नजर आ रहा था। उसका रुख मेरी तरफ था। शायद उसे वहां मेरी मौजूदगी की भनक मिल गई थी। पुजारी के आते ही सिसकियां खत्म हो गईं। पुजारी की आंखों में शोले थे। मेरा अंदाजा था कि उसने मुझे देख लिया, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। मैं उसके सामने 6 फीट के फासले पर था, लेकिन उसकी नज़रें मुझे देख नहीं सकीं। उसने तजस्सुस भरी नज़रों से कमरे के कोने में नज़रें दौड़ाईं। उसका अंदाज बता रहा था जैसे अपने शक की तस्दीक की खातिर वहाँ मौजूद एक एक चीज़ को खंगाल रहा हो। फिर वो अचानक मेरी तरफ लपका तो मैं उछलकर एक तरफ हो गया। पुजारी दीवार पर लगे हुए फ्रेम के करीब जाकर रुक गया। मुझे इस बात का खतरा लाक हुआ कि वो फ्रेम पर जमी हुई गर्द और धूल को देखकर यही समझेगा कि वहाँ उसके सिवा कोई मौजूद है। मगर जब मैंने पलटकर तस्वीर पर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। फ्रेम के शीशे पर वैसी ही धूल लटी हुई थी जैसी बच्चे का हाथ नमोदार होने से पहले थी। पुजारी कुछ देर कमरे में चक्कर लगाता रहा। वो भी शायद अपनी किसी शैतानी ताकत से इस तिलिस्म का सीना चाक करना चाहता था, जिसने मुझे सामने मौजूद होते हुए भी उसकी आंखों से छुपा रखा था। वो शायद सफ़ेद मोती का कमाल था या बच्चे की उंगलियों का असर, जिसने मेरे और पुजारी के दरमियान दीवार खींच दी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। मेरा ख्याल था कि सिसकियों की आवाज़ जो भी कुछ देर पहले आई इस पुजारी के कानों तक पहुंची होगी। ऐसा ना होता तो वो इस कदर बुखलाया ना होता। अपने शुबे की तस्दीक की खातिर वो किसी शिकारी की तरह इधर उधर घूम फिरकर खतरे की बू सूंघता रहा। फिर रोशनी बंद करके बाहर निकल गया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। बच्चे की उंगलियां मेरी कलाई पर मजबूती से जमी थीं। पुजारी के जाने के 10-15 मिनट बाद उसकी गिरफ्त तंग हुई तो मेरी नज़रों के सामने फिर धुंध छा गई। मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मेरे जहन में रमेश के अलावा उसके साथ तस्वीर में नजर आने वाली लड़की का तस्वुर भी उभर रहा था। वो लड़की जो किसी देखी भाली सूरत से मुशाबियत रखती थी, उसका रमेश से क्या ताल्लुक था? वो जगह कौन सी थी और सिसकियों की आवाज़ किसकी थी जिसे सुनकर पुजारी एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर आया? मेरे जहन में कई सवाल थे। जोगियों ने कहा था कि वो मेरे लिए रात के शुभ होने के साथ कठिन होगी। मैं इन्हीं ख्यालों में था जब नज़रों के सामने धुंध की चादर सिरक गई। इस बार मेरी नज़रों ने जो मंजर देखा वो शायद मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक न भुला सकूं। मैंने रमेश को अपने सामने फर्श पर आलती पालती मारे बैठे देखा। उसके सामने चिराग रोशन था जिसकी लौ कपकपा रही थी। रमेश के जिस्म पर इस वक्त लिबास के बजाय एक लंगोट था। इस वक्त भी मफलर उसकी गर्दन में था। वो यकीनन किसी अमल में मसरूफ़ था। उसकी नज़रें पलक झपके बगैर चिराग पर थीं और उसके होंठों की हरकत ये बता रही थी कि वो कोई जंतर मंतर पढ़ रहा था। वो कमरे में तन्हा नहीं था। एक उधेड़ उम्र औरत भी उसके करीब बैठी उसे देख रही थी। मैं किसी खामोश तमाशाई की तरह अपने दुश्मन को घूरता रहा। अगर मेरे पास इस वक्त कोई पिस्तौल होता तो मैं उसको मौत के घाट उतार देता, लेकिन इस वक्त उसे हिकारत भरी नज़रों के सिवा देखने के कुछ नहीं कर सकता था। मेरी नज़रें रमेश पर थीं। चिराग की लौ बड़ी शिद्दत से कपकपा कर बुझ गई। रमेश की कुशादा पेशानी पर अनगिनत तिरछी लकीरें उभरने लगीं। वो शायद नाकामी पर होंठ चबा रहा था। करीब बैठी औरत ने रमेश को गोपी के नाम से बुलाया और पूछा, क्या हुआ गोपी? जबान को तालू से लगाकर खामोश नहीं बैठेगी तू? तेरी जुबान काट डालूंगा। रमेश उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, कितनी बार कहा है कि मुझे गोपी के नाम से मत बुलाया कर। क्षमा कर दे रमेश, भूल हो गई। औरत ने हाथ बांधकर कहा, अब नहीं होगा। अब अगर भूल हुई तो तेरी बोटियां चील कवों को खिला दूंगा। औरत ने कहा, मुझ पर क्यों आंखें निकालता है? अगर वो तेरे काबू में नहीं आ रहा तो इसमें मेरा क्या दोष? रमेश गुस्से से बोला, तू भाग्यवान है जो मैंने तुझे अपने चरणों में जगह दी, वरना रंजनी का अंजाम तो तुझे पता है ना। औरत ने दबी जुबान में कहा, तूने उसके साथ भी न्याय नहीं किया। सारा दोष तेरा था, लेकिन तूने किसी निर्दोष को वो अपना जुमला पूरा न कर सकी। रमेश ने पैंतरा बदलकर भरपूर लात उसे मारी
तो वो बेचारी बिलबिलाती हुई फर्श पर ढेर हो गई। उसके होंठों से खून उबल पड़ा। पाप और पन की बात कर रही है और वो भी रमेश से। वो चीख कर बोला, क्या जीवन से तेरा दिल उचाट हो गया है? उसने साड़ी के पल्लू से खून साफ करते हुए कहा, हाँ, बार बार मरने से तो बेहतर है कि मंच एक बार दुनिया से चला जाए। तेरे मन में यही है तो मार डाल मुझे। रमेश जहरखंद लहजे में बोला, नहीं, मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। जानती नहीं कलंकनी के सफली की विद्या हासिल करने के बाद रमेश के कब्जे में कितनी आत्माएं हाथ बांधकर खड़ी होंगी। तुझे अभी मेरी काली शक्ति का अंदाजा नहीं। हो गया तेरी शक्ति का अंदाजा, औरत ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। एक छोकरा तो तेरे हाथ आ नहीं रहा और तू आकाश पर चढ़कर मूतने की बात करता है। वो भी हाथ आ जाएगा और वो जो पर्दों में छुपा बैठा उसकी मदद कर रहा है ना, उसके लिए अब मुझे किसी सुंदरी को काली के चरणों में भेंट देना होगा। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। औरत ने हिकारत से जवाब दिया, अपनी काठी पर भी नजर डाल, अब कोई सुंदरी रंजनी की तरह तेरे झांसे में नहीं आ रही। रमेश ने मैंने खेज अंदाज में कहा, तू अपने आप को क्यों भूलती है? अरे भाई, मैं सुंदरी होती तो इस तरह तू मेरे मुंह पर लात के बजाय मेरे तलवे चाट रहा होता। रमेश ने कहा, धीरज रख, आज मैं तुझे अपनी शक्ति का अनोखा चमत्कार दिखाऊंगा। मैं तुझे सुंदरी बनाऊंगा और फिर तुझे काली के चरणों में भेंट दूंगा। औरत जवाब में कह के लगाने लगी, लेकिन वो सहम कर खामोश हो गई। जब रमेश ने मफलर को गर्दन से हटाया, मुझे एक बार फिर कराहत का एहसास हुआ। जख्म में जा बजा कीड़े थे। रमेश की नज़रें औरत पर जमी थीं। कुछ देर वो औरत को देखता रहा, फिर हैरत अंगेज तौर पर उसे नीचे गिरा दिया। औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन रमेश ने उसे पूरी तरह बेबस कर दिया। फिर अचानक उसने कीड़े निकालकर औरत के ऊपर छोड़ दिए और अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया। औरत ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। फिर कुछ देर बाद रमेश को इस बात का यकीन हो गया कि कीड़े उसके जिस्म में दाखिल हो चुके हैं। औरत बार बार उबकाइयाँ ले रही थी, लेकिन वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा। मैं बड़ी मुश्किलों से अपना गुस्सा जब्त किए बैठा रहा। फिर मुझे उस वक़्त अपनी बिनाई पर शुबा होने लगा, जब मैंने उधेड़ उम्र की औरत के जिस्म पर पड़ी झुर्रियों को इस तरह गायब होते देखा, जैसे किसी शिकन आलूद कपड़े पर गर्म इस्त्री फेरने से उसकी सारी सलवटें दूर हो जाती हैं। वो औरत भी इसी अमल से गुजर रही थी। उसकी सारी झुर्रियाँ गायब हो गई, उसकी जिल्द निखर गई। रमेश की नज़रें उस पर जमी थीं। उसके होंठ बराबर किसी मंत्र में मसरूफ़ थे, और जब वो औरत फर्श से उठी तो मैं देखकर हैरान रह गया। कुछ देर कबल उधेड़ उम्र औरत नजर आने वाली अब 18-19 साल की हसीना का रूप धार चुकी थी। अब क्या विचार है रमेश के बारे में? उसने औरत को अजीब अंदाज में कहा। अब तो तेरी हड्डियों में फिर रस आ गया। फिर अचानक एक हैरत अंगेज बात हुई। रमेश ने गर्दन से मफलर हटाकर जख्मों में चुटकी भरकर औरत के हाथ की सिमत झटका तो उसका खूबसूरत और हसीन जिस्म भड़कते शोलों की लपेट में आ गया। उसकी चीखें दीवारों से टकराने लगी और रमेश उसकी इस अजियत से लुत्फ अंदोज होकर दीवानावार कह के लगाने लगा, कलंकनी। अचानक हंसते हंसते उसने संजीदगी इख्तियार करके कहा, आज मैं तेरे साथ गोपी और गुप्ता के खतरों को भी नरक में झोंक दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरिया। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आग के शोलों से बचने के लिए पागलों की तरह उधर उधर भागने लगी। कमरे में गोश्त जलने की बू आने लगी। रमेश ने फिर हंसना शुरू कर दिया। मैं बड़ी अजीब नज़रों से इस होलनाक मंजर को देख रहा था। मौत और ज़िंदगी का वो भयानक खेल इस वक्त मेरे लिए एक नाकाबिले यकीन मंजर पेश करने लगा। औरत के जिस्म का सारा गोश्त जल गया, लेकिन उसकी हड्डियों का ढांचा कमरे में दौड़ रहा था और हड्डियों के इस इंसानी पिंजर से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। करीब था कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाती। मेरे मुंह से कोई चीख बुलंद होकर वहाँ हमारे मौजूदगी का राज उगल देती, लेकिन शायद बच्चे की रूह को मेरी कैफियत का अंदाज़ा हो गया। उसकी उंगलियों की गिरफ्त अचानक मेरी कलाई पर सख्त हो गई और इसके साथ ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी निगाहों के सामने कोई पर्दा हल हो गया। इसके साथ ही बच्चे की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, तुम किस्मत के धनी हो, जो जोगिया तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो गया। मैंने धड़कते दिल से पूछा कि गोपी, गुप्ता और रमेश का आपस में क्या ताल्लुक है? जो कुछ तुम्हारी आंखों ने देखा सुना सब कुछ जोगिया को बता देना, वही तुम्हारी मदद करेगा। उसने मेरा सवाल नज़रअंदाज करके कहा। मैंने पूछा, तस्वीर में रमेश के साथ नजर आने वाली वो लड़की कौन थी? नादीदा बच्चे की रूह ने कोई जवाब नहीं दिया। हट्टा कट्टा पुजारी कमरे में दाखिल हुआ था। उससे बेशतर मैंने किसी के सिसकने की आवाज़ सुनी थी। क्या तुमने भी सुनी आवाज़? बच्चे ने कहा, वो आवाज़ तो मेरी थी।
मेरी जगह तुम होते तो तुम भी तड़प कर बिलबिलाने लगते, कलेजा फट जाता तुम्हारा। लेकिन तस्वीर में तुमने जिस औरत को देखा वो मेरी माँ थी। मैं हैरत से उछल पड़ा, क्या मतलब? उस बच्चे ने कहा, तुम नहीं समझोगे। फिर मैंने पूछा, रमेश और तुम्हारी माँ के दरमियान क्या ताल्लुक है? उसने कहा, तुमने कभी मकड़ी के जाल में फंसी हुई मक्खी देखी है? बस वही संबंध समझ लो, बच्चे ने जवाब दिया। आज मैंने जो कुछ देखा उसका मेरे बाप की मौत से क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। उसने कहा, मेरे पास वक्त कम है, तुम सब कुछ जोगिया को बता देना। मैंने होंठ चबाते हुए कहा, शायद तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते। बच्चे ने कहा, एक बात ध्यान में रखना, रमेश ने कहा था कि उसे अपने रास्तों के अंधेरों को दूर करने के लिए किसी सुंदरी को काली के चरणों में फेंट देना होगा। मैंने कहा, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? मैं अपना जुमला न पूरा कर सका और उसकी उंगलियां मेरी गिरफ्त से अलग हो गईं। मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मैं पूरी तरह होशो हवास में था। जो कुछ मेरी नज़रों में देखा उसका एक एक मंजर मेरी यादाश्त में था। जो कुछ सुना वो भी मेरे कानों में अभी तक मौजूद था। अब इसे मेरी निगाहों का फरेब कहे, मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगा, इसलिए मैं यकीन दिलाने की खातिर कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं करूँगा। लेकिन जो दास्तान मैं बता रहा हूँ उसको आखिर तक सुनने के बाद शायद आपके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो कि मेरी ज़िंदगी के इन पुरस्रार वाक़यात में कितना सच है और कितना झूठ। मेरे दिल की बड़ी अजीब सी कैफियत थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।